नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे इंदिरा गांधी के टाइम में जानबूझ करके रुपया को कमजोर क्यों किया गया। आखिर क्या वजह थी कि रुपया को पहले जानबूझ करके कमजोर किया गया और आज जो है रुपया धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है और लगातार कमजोर होते जा रहा है। आज हम लोग ये भी बात करेंगे कि आखिर रुपया का कमजोर होना आर्थिक स्थिति को दिखाता है। आर्थिक रूप से भारत कमजोर हो रहा है क्या? भारतीय रुपया जब अमेरिकी डॉलर की तुलना में कमजोर हो रहा है तो कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था की सेहत दुरुस्त नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था भी कमजोर होते जा रही है। लेकिन भारत में कुछ मौकों पर रुपये को जानबूझकर भी कमजोर किया गया है। लगभग 60 साल पहले यानी 6 जून 1966 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रुपया का 36.5% अवमूल्यन किया था। यानी रुपये को डॉलर की तुलना में 36.5% कमजोर किया गया था। इसका नतीजा यह हुआ कि डॉलर की कीमत रुपये के मुकाबले 57.4% बढ़ गया था। तब एक डॉलर की कीमत 4.76 रुपया से बढ़कर 7.50 रुपये हो गया था। इस फैसले की देश भर में तीखी आलोचना हुई और यह लंबे समय तक राजनीतिक विवाद का विषय बना रहा। राजनीतिक और आर्थिक दोनों मोर्चों पर 1966 का साल भारत के लिए एक संकटपूर्ण रहा। 4 साल पहले यानी 1962 में चीन से भारत की जंग हुई थी और वास्तविक नियंत्रण रेखा को बदल दिया गया था। चीन 3 साल बाद यानी 1965 में पाकिस्तान से भारत का युद्ध हुआ। इन दो युद्धों के बाद भारत की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई। इसके अलावा भयंकर सूखे ने खाद्यान्न उत्पादन को बुरी तरह प्रभावित किया, जिसके कारण भारत को पहली बार बड़े पैमाने पर चावल और गेहूं आयात करना पड़ा। देश का विदेशी मुद्रा भंडार बहुत सीमित था। 1965 में भारत का आयात 6194 करोड़ रुपए का था, जबकि निर्यात केवल 1264 करोड़ रुपए का था। इस तरह व्यापार घाटा यानी कि डिफिसिट जो है वो 930 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था, जो 1960 के दशक में सबसे अधिक था। भारत खाद्य संकट का सामना कर रहा था और वर्ल्ड बैंक का दबाव था कि सरकार रुपये का अवमूल्यन करे। भारत को दबाव में फैसला लेना पड़ा, लेकिन इसके बाद ही खाद्य सुरक्षा को लेकर कई अहम फैसले किए गए। हरित क्रांति भी इसके बाद ही हुई। लेकिन रुपये के इस अवमूल्यन के बाद अमेरिका का भारत में प्रभाव बढ़ गया। सोवियत संघ इससे बहुत खुश नहीं था, लेकिन 1962 में जब चीन ने हमला किया तो अमेरिका भारत को मदद के लिए तैयार हो गया था, जबकि यूएसएसआर तटस्थ रहा। ऐसे में भारत में यूएसएसआर को लेकर सरकार और जनता के बीच सहानुभूति कमजोर हुई। भारत ने सोवियत की चिंता की बहुत परवाह नहीं की। हालांकि 1971 में यूएसएसआर भारत के साथ खड़ा था, अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था। इसके बाद फिर से चीजें बदल गई। 1966 में 6 जून को भारत के प्रमुख अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने रुपये को कमजोर करने की खबर पहले पन्ने पर लीड बनाई थी। इस रिपोर्ट में टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा था, खाद्यान्न आयात करने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा न होने के कारण भारत ने अमेरिका से मदद मांगी। अमेरिका के फूड फॉर पीस प्रोग्राम के तहत भारत जैसे विकासशील देशों को अपनी ही मुद्रा में भुगतान करके खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा दी थी। इंदिरा गांधी एक ने यह फैसला क्यों किया था? एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने भारत को लगभग 1.6 करोड़ टन गेहूं और 10 लाख टन चावल भेजने के साथ साथ करीब 1 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई थी, ताकि भारत की वित्तीय कठिनाइयों को कम किया जा सके। इंदिरा गांधी के लिए यह मदद स्वीकार करना राजनीतिक रूप से अलोकप्रिय साबित हुआ। 28 फरवरी 1966 को अपने बजट भाषण में तत्कालीन वित्त मंत्री सचिंद्र चौधरी ने कहा था, दुनिया की सबसे अच्छी नीयत और हमारी पूरी क्षमता के बावजूद निकट भविष्य में हम विदेशी सहायता के बिना काम नहीं चला सकते। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा, लेकिन जब सहायता में कटौती हुई और भारत पर अर्थव्यवस्था को उदार बनाने का दबाव बढ़ा तो इंदिरा गांधी ने एक बड़ा कदम उठाया। 5 जून की रात लिए गए निर्णय के बाद 6 जून 1966 को उन्होंने रुपये का अवमूल्यन कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप 1 डॉलर की कीमत 4.76 रुपया से बढ़कर 7.50
रुपये हो गई। रुपये को 36.5% कमजोर किया गया और इस तरह रुपये मुकाबले डॉलर के मूल्य में 57.4% की मजबूत वृद्धि हुई। इंदिरा गांधी के इस फैसले की देश भर में तीखी आलोचना हुई थी। कई आलोचकों ने इसे अमेरिका और विश्व बैंक के सामने पूर्ण समर्पण तक करार दिया था। यहां तक कि कांग्रेस के भीतर भी इसका विरोध होने लगा था। सबसे मुखर विरोधी तत्कालीन वाणिज्य मंत्री मनु भाई शाह थे। कैबिनेट बैठक में ही उन्होंने रुपये के भारी अवमूल्यन को पचाना मुश्किल बताया था। भारत के प्रमुख निर्यात उत्पादक विशेषकर जूट और कपास की मांग में कोई बदलाव नहीं आया। यानी कीमतें कम होने से उनकी अंतर्राष्ट्रीय मांग में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होगी। इनके अनुसार केवल रुपये का अवमूल्यन कर देने से निर्यात में वह उछाल नहीं आएगा जिसकी उम्मीद की जा रही थी। अवमूल्यन की घोषणा के बाद 2 महीने बाद ही उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने एक तरफा तरीके से अवमूल्यन से पहले मौजूद निर्यात सब्सिडियों को फिर से बहाल कर दिया। यही नहीं, उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह भी कहा कि अवमूल्यन स्वतंत्रता के बाद की सबसे बड़ी गलती थी। आर्थिक इतिहासकारों का मानना है कि इस कदम ने अवमूल्यन के मूल मकसद को काफी हद तक कमजोर कर दिया। दरअसल अवमूल्यन का एक प्रमुख लक्ष्य निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाना और निर्यातकों को दी जा रही विशेष सब्सिडियों पर निर्भरता कम करना होता है। टीएन निनान बिजनेस स्टैंडर्ड के संपादक रहे हैं। निनान 16 अगस्त 2013 को बिजनेस स्टैंडर्ड में ही एक लेख लिखा था कि इंदिरा गांधी को ऐसा क्यों करना पड़ा था। निनान कहते हैं कि तब भारत विदेशी मुद्रा के गंभीर संकट से जूझ रहे थे। वर्ल्ड बैंक ने स्पष्ट कर दिया था कि रुपये के बड़े अवमूल्यन के बिना अतिरिक्त विदेशी सहायता मिलना मुश्किल होगा। यह मुद्दा 1965 से ही चर्चा में था। बीके नेहरू ने अपनी पुस्तक नाइस गाइज फिनिश सेकंड में लिखा है कि जनवरी 1966 में ताशकंद जाने से पहले ही प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री अवमूल्यन पर सहमत हो चुके थे। यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ को भी जून 1966 में इसकी घोषणा की संभावित तारीख बता दी गई थी। बताया जाता है कि दिसंबर 1965 में शास्त्री ने अपने वित्त मंत्री टीटी कृष्णामाचारी को इसलिए हटा दिया था क्योंकि वह अवमूल्यन का विरोध कर रहे थे। निनाल लिखते हैं कि इंदिरा गांधी के इस फैसले की संसद और मीडिया में तीखी आलोचना हुई। आलोचकों का आरोप था कि यह फैसला अमेरिका के दबाव में लिया गया था। स्थिति तब और खराब हो गई जब वर्ल्ड बैंक अतिरिक्त मदद जुटाने के अपने वादे को तुरंत पूरा नहीं कर सका। धीरे धीरे इंदिरा गांधी का पश्चिमी देशों और उनके आश्वासनों पर भरोसा कम होता गया, जिसे बाद के वर्षों में उनकी वामपंथी आर्थिक नीतियों की ओर झुकाव का एक कारण माना जाता है। निनान इंदिरा गांधी के इस फैसले का बचाव करते हैं। उन्होंने लिखा, लोकप्रिय इतिहास में अक्सर अहम तथ्य को नजरअंदाज कर दिया जाता है। वे तथ्य हैं अवमूल्यन का माध्यम अवधि का प्रभाव। 1950 से 51 और 65 से 66 के बीच भारत का निर्यात केवल 20% बढ़ा था, जबकि आयात 131% बढ़ गया था। भले ही उस पर कड़े नियंत्रण लगे हुए थे। 1950-51 में जहां व्यापार लगभग संतुलित था, वहीं 65-66 तक भारत भारी व्यापार घाटे में पहुंच चुका था। अवमूल्यन के बाद यह प्रवृत्ति बदलने लगी। निर्यात पहले की तुलना में तेजी से बढ़ने लगा, जबकि आयात में गिरावट आई। 1970 से 71 तक भारत का व्यापार घाटा 5 वर्ष पहले की तुलना में लगभग 10वें हिस्से तक सिमट गया। इस दृष्टि से देखा जाए तो अवमूल्यन केवल जरूरी ही नहीं था, बल्कि उसने अपना मकसद भी पूरा किया था। मार्च 1991 में $1 की कीमत 19.64 रुपये थी। महज एक साल बाद यह बढ़कर 31.23 रुपये हो गई, यानी रुपया लगभग 59% कमजोर हो गया। निनान कहते हैं कि इसका परिणाम यह हुआ कि 1993-94 तक भारत का व्यापार घाटा 3 साल पहले की तुलना में घटकर लगभग छठे हिस्से तक रह गया। यानी मुद्रा का कमजोर होना हर स्थिति में नकारात्मक नहीं होता है। सोवियत संघ हुआ था नाराज उस समय, जब भारत अमेरिका खेमे में नहीं था और उसे सोवियत संघ के करीब देखा जाता था। इंदिरा गांधी ने जब रुपये को कमजोर किया तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिक्रियाएं आई। सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया सोवियत संघ की ओर से आया था। सोवियत संघ के नेता एलेक्सी कौसिगिन ने जुलाई 1966 की शुरुआत में भारत के वाणिज्य मंत्री मनु भाई शाह को से
साफ शब्दों में कहा था कि अवमूल्यन एक बड़ी भूल था। मॉस्को में भारत के राजदूत अशोक मेहता ने बाद में लिखा कि जब उन्होंने इस फैसले को समझाने की कोशिश की तो उन्होंने उन्हें लगभग पूर्ण चुप्पी का सामना करना पड़ा था। उन्होंने इस अनुभव को बहरों के बीच संवाद बताया था। सोवियत नेतृत्व ने इस कदम को इस संकेत के रूप में देखा कि भारत पश्चिमी खेमे की ओर झुक रहा है। हालांकि असंतोष के बावजूद सोवियत संघ ने भारत को मिलने वाली सैन्य और आर्थिक सहायता में चुपचाप वृद्धि की। कई विश्लेषकों ने इसे दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बनाए रखने की सोवियत रणनीति के रूप में देखा। उधर अमेरिका भी इस फैसले को लेकर बाद में निराशा दिखाई दी। जुलाई 1967 में अवमूल्यन के लगभग एक वर्ष बाद अमेरिकी उद्योगपति जॉन डी रॉकफेलर ने विश्व बैंक के अध्यक्ष जॉर्ज वुड्स को लिखे एक पत्र में कहा था, अवमूल्यन नाकाम रहा। भारत ने वे नीतिगत बदलाव नहीं किए जिनकी हमें उम्मीद थी। यह टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि जिन पश्चिमी संस्थाओं ने अवमूल्यन का समर्थन किया था वे भी बाद में नतीजों से संतुष्ट नहीं थी। उनका मानना था कि भारत ने कुछ ही महीनों में आर्थिक उदारीकरण की दिशा में से पीछे हटना शुरू कर दिया था। भारत में अमेरिकी राजदूत रहे चेस्टर बॉल्स ने भी अपनी आत्मकथा में लिखे हैं कि अवमूल्यन के खिलाफ भारतीय समाज में व्यापक विरोध था। उन्होंने उल्लेख किया है कि यह विरोध केवल वामपंथी या राष्ट्रवादी समूहों तक सीमित नहीं थी, बल्कि यहां तक कि अमेरिका में शिक्षित कई भारतीय जिनसे पश्चिमी आर्थिक नीतियों के प्रति सहानुभूति की उम्मीद की जा सकती थी, वे भी इस फैसले के आलोचक थे। इस तरह 1966 का अवमूल्यन केवल एक आर्थिक निर्णय नहीं था, बल्कि शीत युद्ध की राजनीति, विदेशी सहायता, आर्थिक संप्रभुता और भारत की विकास रणनीति पर राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन गया था। 1966 में रुपये के अवमूल्यन पर बहस केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि भारत के बौद्धिक और आर्थिक जगत को गहराई से विभाजित कर दिया था। इस बहस के बीच इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली ने 1966 में अपना पहला महत्वपूर्ण अंक प्रकाशित किया, जिसमें अवमूल्यन और उससे जुड़े आर्थिक प्रश्नों पर व्यापक चर्चा की। अर्थशास्त्री जगदीश भगवती श्रीनिवासन ने बाद में अपने नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च स्टडी में लिखा कि कई ऐसे अर्थशास्त्री थे जो निजी तौर पर अवमूल्यन का समर्थन करते थे, लेकिन उनका मानना था कि अमेरिका और वर्ल्ड बैंक के दबाव में इस फैसले की रणनीतिक स्वीकार्यता को कमजोर कर सकता है। उनके अनुसार स्थिति ऐसी बन गई थी कि अगर कोई अर्थशास्त्री सार्वजनिक रूप से अवमूल्यन का समर्थन करता तो उसे विदेशी हितों का समर्थक और एजेंट माना जाता। इसलिए कई समर्थक भी खुलकर इसके पक्ष में नहीं आ सके। व्यापार जगत में भी प्रतिक्रियाएं मिश्रित रही। उद्योगपति उस समय जे.आर.डी. टाटा उन गिने चुने बड़े कारोबारी नेताओं में थे जिन्होंने इसे कड़वी दवा कहा था। उनका कहना था कि यह फैसला दर्दनाक जरूर है, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए जरूरी भी हो सकता है। और इस तरह से इंदिरा गांधी का एक फैसला जो जानबूझ करके रुपया को कमजोर किया गया था, या फिर उस समय भारत का मजबूरी बन गया था रुपया को कमजोर करना, यानी अवमूल्यन करना। आपका इस पर क्या राय है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। ये बात इसलिए निकल करके आई है क्योंकि अभी हाल के दिनों में रुपया जो है वो लगातार गिर रहा है। गिरने के वजह है अमेरिका और ईरान का वॉर। अमेरिका और ईरान के वॉर की वजह से भारत को एक्स्ट्रा बर्डन पड़ा है। जो फॉरेन रिजर्व है वो घट रहा है। इस वजह से भी माना जा रहा है कि रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है। धन्यवाद।